हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, हमने लास्ट लेक्चर में गैल्वेनिक सेल की वर्किंग कवर की थी। तो हम गैल्वेनिक सेल के ऊपर और भी कुछ न्यू टर्म्स और टर्मिनोलॉजी कंप्लीट करने वाले हैं। इवन हमने सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन भी देखा था। तो सॉल्ट ब्रिज के कुछ और भी फंक्शन होते हैं, हम उसे भी अभी कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, मैं एक गैल्वेनिक सेल बना रहा हूं और उस गैल्वेनिक सेल पे कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए ये आपका गैल्वेनिक सेल का कंटेनर ले लिया मैंने, और यहां पर दो मेटल की रोड कल हमने इमर्ज कर दी है। कौन कौन सी मेटल की रोड होगी बेटा? एक होगी जिंक और एक क्या होगी? कॉपर की। ओके। और जो भी सेल जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड से बनता है वो कौन सा सेल होता है? हमेशा आपका डेनियल सेल होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहां पर मैंने सॉल्यूशन फिल कर दिया है। कौन सा सॉल्युबल कौन सा सॉल्यूशन होगा ये? तो ये इसी मेटल का वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होगा। ठीक है ना, जो आपने मेटल की रोड ली है उसी मेटल का एक सॉल्ट होगा जो क्या होगा? वाटर सॉल्युबल होगा। ठीक है, इन दोनों को हम वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। क्यों कनेक्ट करते हैं? तो बिकॉज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा? जिंक से कॉपर के टुवर्ड्स क्या होगा? ट्रांसफर होगा, इसलिए हम इन्हें वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। फिर हम इसमें क्या करते हैं? फिर हम यहां पर क्या करते हैं? एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? दोनों ही कंटेनर की, दोनों ही कंपार्टमेंट के सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या फिल करते हैं? हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं। तब देखिए स्टूडेंट, इस सॉल्ट गैल्वेनिक सेल के ऊपर कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे जिंक है, ये क्या था हमारा? तो ये बेटा ये क्या था आपका? एनोड था। क्या था आपका? ये एनोड था। और इस पे कौन सा चार्ज था? तो इस पे नेगेटिव चार्ज था। कॉपर क्या था आपका? तो ये आपका कैथोड था, और इस पे ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट अब ध्यान से, यहां पर इस सेल में एक रिएक्शन हो रही थी। क्या थी रिएक्शन? तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? जिंक जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है उसके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? लॉस करता है, और Zn+2 की फॉर्म में क्या हो जाता है? सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। मेरी बात समझना, आप सुनना ध्यान से। जो जिंक है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करना प्रीफर करता है। इसलिए क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, और क्या करता है? Zn+2 की फॉर्म में क्या होता है? सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। देखिए एक बार लिख दिया, मतलब कि सॉल्यूशन में क्या हो चुका है? डिसोसिएट हो चुका है। अब देखिए यहां पर ध्यान से, यहां पर जिंक का क्या हुआ? जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट थी इसकी, जीरो से ये +2 में गया, मतलब किसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ है। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए ये जो रिएक्शन है इसे आप बोलते हो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। क्या बोलते हो इसे आप? ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन क्यों बोला? क्योंकि यहां पर जिंक जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है, इसलिए इसे ऑक्सीडेशन बोला। एंड हाफ सेल क्यों बोला? बिकॉज ऑफ पूरे सेल के अंदर जो भी रिएक्शन हो रही है उसके हाफ कंपार्टमेंट में ही ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है ना, इसलिए इसे क्या बोलते हो? हाफ सेल बोलते हो। क्या हो रहा है यहां पर जो आपका इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड, ये Zn क्या करता है? Zn+2 की फॉर्म में क्या होता है? डिसोसिएट हो जाता है, और दो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? लॉस करता है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये दोनों इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू ट्रांसफर होंगे कॉपर इलेक्ट्रोड पर। तो लिखिए यहां पर नोट, एक नोट लिखिए, दिस टू इलेक्ट्रॉन transferred this two electron transferred at cathode by wire। ओके ना, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से वायर के थ्रू कैथोड के टुवर्ड्स क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं। फिर अब कैथोड पे क्या होगा? तो कैथोड पे सॉल्यूशन का Cu2+,
इन दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, और क्या होगा, कॉपर सॉलिड की फॉर्म में क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपर सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। तो सेकेंड कंपार्टमेंट में जो रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है, कॉपर प्लस टू एक्वस सॉल्यूशन का कॉपर प्लस टू 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और कॉपर सॉलिड की फॉर्म में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाता है। तो यहां पर देखिए ये जो बाकी का हाफ कंपार्टमेंट है, यहां पर कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब इसका क्या हो गया है, रिडक्शन। क्या हो चुका है, रिडक्शन। यहां पर कॉपर आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से देखो कहां पर गया है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, मतलब कि कॉपर का क्या हो चुका है, रिडक्शन हो चुका है। तो ये जो सेल रिएक्शन है, ये जो सेल रिएक्शन है, इससे आप बोलते हो रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। क्या बोलते हो, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन बोलते हो आप इसे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको अभी तक, ठीक है। हाफ कंपार्टमेंट में तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है और बाकी के हाफ में रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। तो इसे हम बोलेंगे किस तरह से, तो देखिए 1 मोल मेरा जिंक, 1 मोल मेरा जिंक 2 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। 1 मोल जिंक 2 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है एंड 1 मोल Zn+2 का फॉर्मेशन कर रहा है। ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू कैथोड के इलेक्ट्रोड पर ट्रांसफर हो रहे हैं और फिर कॉपर +2, ये कितना है, 1 मोल। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर 1 मोल कॉपर +2 गेन 2 मोल इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म 1 मोल कॉपर सॉलिड। तो पूरी रिएक्शन में, इस पूरी रिएक्शन में बताओ मुझे नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हुआ। क्या पूछ रहा हूं मैं, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मोल कितना हुआ। तो पर मोल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन। क्या लिख सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन। नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज फॉर द रिएक्शन कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब इन दोनों रिएक्शन क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। देखो ऐड करोगे तो कैसा होगा, Zn सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस गिव्स, इधर वाला पोर्शन अब इधर, ठीक है, Zn+2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक है। 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा। अब ये क्या है, ये आपके सेल की क्या है, कंप्लीट रिएक्शन है, इसलिए इसे आप बोलते हो नेट, क्या बोलते हो, नेट सेल रिएक्शन। क्या बोलते हो आप इसे, नेट सेल रिएक्शन। तो गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन हो रही है वो ये रिएक्शन है, ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन है गैल्वेनिक सेल की। यहां पर क्या हुआ, यहां पर जिंक Zn+2 में खुद से क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ एंड कॉपर +2, कॉपर के अंदर क्या हुआ, खुद से डिपॉजिट हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो ये रिएक्शन क्या हुई, खुद से हुई है, मतलब कि ये कौन सी रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में केमिकल एनर्जी की वजह से क्या जनरेट हुई है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन हुआ है। कैसे हुआ था, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर होगा तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगी, आपके पास करंट आएगी। तो यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो किए तो इलेक्ट्रिसिटी इधर फ्लो कर रही है, तो करंट का जनरेशन हुआ, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन हुआ। किसकी वजह से हुआ, तो इस केमिकल रिएक्शन की केमिकल एनर्जी की वजह से हुआ। इसलिए हमने पढ़ा था, बोला था कि गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये कंप्लीट नेट सेल रिएक्शन है फॉर द गैल्वेनिक सेल। इसे आप नोट कीजिए, फिर हम सॉल्ट ब्रिज के ऊपर थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप सॉल्ट ब्रिज के ऊपर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्ट ब्रिज ये क्या होता है, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, देखिए ध्यान से, इट इज जस्ट jelly like paste of inert electrolyte in अगर अगर और जिलेटिन, ठीक है। देखिए ध्यान से, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, जस्ट जेली सुना होगा आपने, पता है जेली आती थी 1 रुपीज 2 रुपीज वाली, ठीक है, वैसे
जेली लाइक ही क्या होता है, एक पेस्ट होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का। किसके अंदर होता है ये पेस्ट, किसके अंदर बनाया जाता है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को अगर अगर और या फिर जिलेटिन दोनों में से किसी भी एक के अंदर क्या करता है, मिक्स करके ये जेली लाइक एक पेस्ट बनाया जाता है। इस जेली लाइक पेस्ट को इस पूरे यू शेप ट्यूब के अंदर क्या किया जाता है, इमर्स किया जाता है। क्या किया जाता है, इमर्स किया जाता है, ठीक है, कंप्लीटली से फिल किया जाता है इसके थ्रू, ठीक है। तो ये जो यू शेप ट्यूब है आपकी, इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का एक पेस्ट जो अगर अगर हो या फिर जिलेटिन के अंदर मिक्स करके बनाया जाता है, जिसे आप क्या करते हो, इसके अंदर पूरे में इमर्स करते हो, फिल करते हो। अब ये तो बात हो गई सॉल्ट ब्रिज की कि सॉल्ट ब्रिज आखिर होता क्या है। अब इसके कुछ फंक्शन देखते हैं कि आखिर वर्क क्या करता है और इसे क्यों हमने यूज किया है। तो देखिए बेटा, लिखिए फंक्शन, फंक्शन, और उसमें फर्स्ट आपके पास है इट कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल। क्या करता है ये, देखिए वापस स्टडी कीजिए, क्या लिखा है यहां पर मैंने, इट कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल। ओके, सेल के इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, देखिए ये जो वायर था ये इसके एक्सटर्नल सर्किट को कंप्लीट कर रहा था, ठीक है, जो दो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है। यहां पर इन दोनों कंपार्टमेंट को कांटेक्ट में कौन ला रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज ला रहा है, इसलिए हमने बोला है कि इट कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल। सेकेंड वो प्रॉपर्टी जो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी of both electrolytic solution देखिए इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दोनों ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या करता है, ये सॉल्ट ब्रिज मेंटेन करता है। कैसे करता है, तो देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है यहां पर क्या था, यहां पर जिंक का मेटल की रोड थी। ये जिंक का मेटल क्या कर रहा था, ये जिंक दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके Zn+2 की फॉर्म में क्या हो रहा था, डिसोसिएट हो रहा था। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, Zn+2 बढ़ रहा है। पहली बात, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, ये जो सॉल्यूशन है ये कौन सा सॉल्यूशन था आपका, ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें जितने Zn+2 है उतने ही क्या है, SO4 2- अभी प्रेजेंट है। ये रिएक्शन नहीं हुई इससे पहले। फिर क्या हुई, ये रिएक्शन हुई, रिएक्शन में क्या हुआ, Zn+2 की फॉर्म में, सॉरी जिंक क्या हुआ, Zn+2 की फॉर्म में डिसोसिएट हुआ। तो सॉल्यूशन में क्या इंक्रीज हुआ, Zn+2 इंक्रीज हुआ। मतलब कि सॉल्यूशन में क्या इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। मतलब कि सॉल्यूशन आपका कैसा हो चुका है, रिलेटिवली पॉजिटिव हो चुका है। बात समझ में आ रही ना, एक सॉल्यूशन क्या हो चुका है आपका, रिलेटिवली पॉजिटिव हो चुका है। अब इसी तरह से क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होंगे और यहां से सॉल्यूशन का Copper+2 इस इलेक्ट्रोड पर जाकर कॉपर सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा, तब बताओ मुझे सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा। तो सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा, अब यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में से Cu+2 तो चला गया ना, तो बचा क्या, सिर्फ सल्फेट माइनस बचा ना, 2-, तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इसलिए क्या हुआ, सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो गया है। तो होगा क्या बेटा, ध्यान से समझना, ये सॉल्यूशन हो चुका है पॉजिटिव चार्ज, ये सॉल्यूशन हो चुका है नेगेटिव चार्ज। जब दो अपोजिट चार्ज क्रिएट होते हैं तो वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। बहुत 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 बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, जब दो सॉल्यूशन में अपोजिट चार्ज क्रिएट हो रहे हैं तो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता क्या है कि आपका ये जो पोटेंशियल मीटर है, ये क्या है, पोटेंशियल मीटर, ये क्या कर रहा है, पोटेंशियल मीटर, इसका वर्क होता है कि ये दोनों ही इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है।
दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। अगर ये इसका वर्क है कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, तो बताओ क्या अब इस सॉल्यूशन का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हुआ है, क्या उसको भी काउंट करेगा ना? ऑब्वियसली करेगा। ठीक है, तो अगर अब होगा क्या, इससे क्या होगी, मान लीजिए कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 1.1 वोल्ट। कितना है? 1.1 वोल्ट है। ठीक है, इस पोटेंशियल मीटर के सॉरी इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था 1.1 वोल्ट। लेकिन इस सॉल्यूशन में पोलैरिटी क्रिएट होने की वजह से इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर काउंट हो गया और ये वैल्यू आ गई कितनी? 3 वोल्ट। कितनी आ गई? 3 वोल्ट। बताओ आपकी कैलकुलेशन में एरर आई या नहीं आई? आएगी एरर। तो एरर आ रही है इसलिए आपकी कैलकुलेशन क्या होगी? अब गलत हो जाएगी। तो इस एरर को सही कैसे करेंगे? तो देखो यहां पर सॉल्ट ब्रिज में कौन प्रेजेंट है? सॉल्ट ब्रिज में प्रेजेंट है हमारे पास कौन कौन है भाई साहब? सॉल्ट ब्रिज में है हमारे पास Na प्लस, ठीक है, कौन कौन है? Na प्लस, वेट एक मीटर, सॉल्यूशन में है हमारे पास Na प्लस एंड Cl माइनस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे? मान लीजिए कि यहां पर इस कंपार्टमेंट में 10 पॉजिटिव चार्ज बढ़ चुका है। कितना? 10 पॉजिटिव चार्ज बढ़ चुका है और इस कंपार्टमेंट में 10 नेगेटिव चार्ज बढ़ चुका है। बात समझ आ रही? यहां पर 10 पॉजिटिव बढ़ गया और यहां पर 10 नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है। तब ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे? ये जो सॉल्ट ब्रिज में जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, अब देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है तो ये क्या करेगा? अपने नेगेटिव आयंस को, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव आयंस को क्या करेगा? इसके टुवर्ड्स क्या करेगा? इस सॉल्यूशन में क्या करेगा? डिसोसिएट करवाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये आपस में क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। इसी तरह से जहां पर आपका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है वहां पर क्या होगा? आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का जो पॉजिटिव आयन है वो क्या होगा? इसके अंदर डिसोसिएट होगा। तो क्या होगा? यहां पर भी क्या होगा? इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हो जाएगी। मतलब कि दोनों ही कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई है? मेंटेन हो चुकी है। अगर दोनों कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी तो बताओ कि आपकी कैलकुलेशन में जो पहले एरर आ रही थी क्या वो अब आएगी? क्या नहीं आएगी ना? नहीं आएगी ना? तो इस एरर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। और ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? दोनों ही कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग ऑपोजिटली चार्ज आयन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो स्टेटमेंट कंप्लीट कीजिए और लिखे यहां पर बाय प्रोवाइडिंग oppositely charged ion of inert electrolyte। क्या बात समझ में आ रही है कि यहां तक? क्या होता है? यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है और यहां पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है। तो जहां पर दो डिफरेंट चार्ज क्रिएट होते हैं वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और जो आपका पोटेंशियल मीटर सिर्फ इन दोनों के इलेक्ट्रोड को पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा था, वहां पर वो इन दोनों सॉल्यूशन के पोटेंशियल डिफरेंस को भी क्या करता है? मेजर करना स्टार्ट कर लेता है, जिसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन में क्या आएगी? एरर आएगी। और इस एरर को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। और ये सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा यहां पर? तो ये क्या करेगा? जहां पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है वहां पर ऑपोजिटली चार्ज आयन को क्या करेगा? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के ऑपोजिटली चार्ज आयन को क्या करेगा? डिसोसिएट करेगा। और उसकी वजह से क्या होगा? दोनों ही कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। इसके बाद जो आपकी एरर आ रही थी वो क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। तो इसलिए भी सॉल्ट ब्रिज का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। बात क्लियर है ना? समझ में आ रही है? चलिए अब थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट एक और फंक्शन इसका, तो वो भी देख लेते हैं हम। लिखिए थर्ड फंक्शन क्या है इसका? इट अवॉइड्स इंटरमिक्सिंग
it avoids intermixing of two electrolytic solution. It avoids intermixing of two electrolytic solution and minimize liquid junction potential ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, थर्ड पॉइंट देखो समझते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है ये इंटरमिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। देखिए यहां पर मैंने कंटेनर लिया, बड़ा कंटेनर लिया, और यहां पर क्या क्या मैंने एसपीएम लगा दी। क्या लगा दी? एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां पर क्या क्या मैंने सॉल्यूशन फिल कर दिया। इधर है आपका ZnSO4 और इस तरफ है आपका CuSO4। इन दोनों में मैंने एक एक मेटल की रोड क्या कर दी? इमर्स कर दी है। ये फर्स्ट आपकी जिंक की मेटल की रोड और यहां पर आपकी सेकंड कॉपर मेटल की रोड, और दोनों को क्या किया मैंने वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब होगा क्या, पहले हम दो डिफरेंट कंपार्टमेंट ले रहे थे दोनों के लिए, अब मैंने एक ही कंपार्टमेंट में दोनों को ले लिया। तो इससे होगा क्या, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, और आपको आता भी है। यहां से इस इलेक्ट्रोड से जिंक क्या करेगा? जिंक दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और क्या हो जाएगा? Zn+2 की फॉर्म में क्या हो जाएगा? डिसोसिएट होगा। तो यहां से सॉल्यूशन में क्या बढ़ेगा आपका? Zn+2 बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? Zn+2 बढ़ेगा। मतलब कि क्या बढ़ेगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इस एसपीएम से सॉल्यूट पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज की यहां पर इंक्रीमेंट हो गई है उसकी वजह से इस एसपीएम के पास में क्या होगा? यहां पर सारे पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे? कलेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएंगे। अगर इस एसपीएम के पास पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होंगे तो देखो दूसरे कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है, यहां से Cu+2 क्या हो रहा है? कॉपर सॉल्ट की फॉर्म में क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा था ना, वही होगा, रिएक्शन वही होगी। तो सॉल्यूशन में क्या हो रहा है? रिलेटिवली नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। अगर सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो यहां पर एसपीएम के पास कौन है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। उसकी वजह से यहां पर कौन इकट्ठा हो जाएगा? सारा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इकट्ठा हो जाएगा। तो एसपीएम के पास में ये जो जंक्शन पॉइंट है ना दोनों लिक्विड का, यहां पर क्या हुआ? जहां पर दोनों लिक्विड मिल रहे हैं वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो चुके हैं और इकट्ठे हो चुके हैं। तो यहां पर क्या होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और उसे ही क्या बोलते हो आप? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हो। क्या बोलते हो उसे आप? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हो। तो इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के क्रिएट होने की वजह से क्या हुआ? देखो ये होता क्या है? तो द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड एट द जंक्शन पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ओके, इन दोनों ही लिक्विड के जहां पर कांटेक्ट हो रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है? एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है जिसे आप क्या बोलते हो? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की हेल्प से वजह से होगा क्या? ये जो पोटेंशियल मीटर है मेरा, इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को पहले मेजर कर रहा था, लेकिन यहां पर इन सॉल्यूशन में भी क्या हो चुकी है? पोलैरिटी क्रिएट हुई है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो वापस क्या होगा? यहां पर क्या होगी? एरर आएगी। जो अभी हमने पहले सीखा उसी तरह से यहां पर क्या आएगी? एक एरर आएगी। और उसी एरर को दूर कैसे किया जा सकता है? अगर भाई पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में अब जनरेट क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों लिक्विड क्या है? दोनों लिक्विड कांटेक्ट में है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों ही लिक्विड का कांटेक्ट खत्म कर दूं। कांटेक्ट कैसे खत्म कर सकता हूं? दोनों के मैं अलग अलग कंपार्टमेंट में ले लूं, तो क्या यहां पर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा? क्या
नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से भी हमें क्या करना पड़ता है, सॉल्ट ब्रिज का यूज करना पड़ता है। कि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इट अवॉइड्स इंटरमिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दोनों ही सॉल्यूशन की इंटरमिक्सिंग को भी रोकता है। इवन मिनिमाइज करता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी, क्या करता है, ये मिनिमाइज करता है। तो ये मेजर फंक्शन थे सॉल्ट ब्रिज के। आई होप अब ये टॉपिक सॉल्ट ब्रिज एंड गैल्वेनिक सेल दोनों ही आपके क्लियर होगा। ये अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा कि हम सॉल्ट ब्रिज के क्या होता है और हम सॉल्ट ब्रिज का यूज क्यों करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पर मैंने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ही क्यों लिए, यहां पर मैंने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ही क्यों लिए, तो उसका रीजन समझो। ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे Cl माइनस यहां पर इस कंपार्टमेंट में आएगा तो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, और ये Na प्लस भी यहां पर जब इस कंपार्टमेंट में आएगा तो भी ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। इस कंपार्टमेंट में अभी पहले भी Zn प्लस मतलब जिंक का ही ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो अब भी जिंक का ही ऑक्सीडेशन होगा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इस कंपार्टमेंट में जब पहले कॉपर का रिडक्शन हो रहा था, तो अब भी कॉपर का ही रिडक्शन होगा, सोडियम उसमें पार्ट नहीं लेगा। ठीक है, तो ये होता है रीजन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेने का। तो चलिए ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर भी 2 पॉइंट आपको बता देता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की कुछ प्रॉपर्टीज। तो टॉपिक लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट पॉइंट देखिए यहां पर, इट कैन नॉट टेक पार्टिसिपेट इन, अच्छा इसको इस तरह से लिखते हैं, both the ions should not participate in any reaction at anode and cathode। आपके जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो एनोड और कैथोड दोनों में से किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं, इसलिए हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। सेकंड और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोबिलिटी ऑफ द बोथ आयंस शुड बी सेम, should be same of both the ions of inert electrolyte should be same। देखिए स्टूडेंट, मोबिलिटी ऑफ द बोथ आयंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट शुड बी सेम, ये पॉइंट क्यों लिखा हमने, तो देखिए समझिए, यहां पर कंटेनर में क्या हो रहा था, यहां पर रिलेटिव पॉजिटिव चार्ज और रिलेटिव नेगेटिव चार्ज आपका इंक्रीज हो रहा है। अब क्या होगा कि जो आपका सॉल्ट ब्रिज है वो क्या करेगा, वो ऑपोजिटली चार्ज आयन को क्या करेगा, यहां पर डिसोसिएट करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। अब देखिए बेटा, मान लीजिए यहां पर 10 पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, ठीक है, 10 पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया और यहां पर 10 नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, ठीक है। अब समझना, मान लीजिए, अब देखो 10 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए 10 नेगेटिव चार्ज चाहिए और 10 नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए 10 पॉजिटिव चार्ज चाहिए। क्लियर है? अब समझना, मान लीजिए कि पर मिनट में यहां से इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का जो Cl- है वो 10 चार्ज को भेज देता है, 10 आयंस को भेज देता है पर मिनट में, क्लोरीन के 10 आयंस
पहुंच जाते हैं यहां पर इस कंपार्टमेंट में। अगर 10 आयंस आ गए तो 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब मान लीजिए उसी पर मिनट में सोडियम के सिर्फ 6 आयन ही इस कंपार्टमेंट में डिसोसिएट हो पाए। जिस पर मिनट में क्लोरीन के 10 आयन यहां पर डिसोसिएट हो रहे हैं, उसी पर मिनट में सोडियम के सिर्फ 6 पॉजिटिव आयन क्या हुए, यहां पर डिसोसिएट हुए। तो मुझे बताओ, अगर 6 पॉजिटिव आयंस अगर डिसोसिएट हुए तो यहां पर चार्ज कितना बच जाएगा, अभी भी -4। तो क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन हुई दोनों में? क्या दोनों की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन हुई? क्या नहीं हुई ना। यहां पर 0 हो गया है, यहां तो मेंटेन होगी, लेकिन यहां पर मेंटेन नहीं हो पाई। तो इस वजह से क्या होगा, वापस आपके इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रोड्यूस नहीं होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है तो सेल वर्क नहीं करता है। तो वही चीज, अगर पर मिनट में 10 Cl- यहां पर आ रहे हैं तो उसी पर मिनट में 10 Na+ भी क्या होने चाहिए, यहां पर डिसोसिएट होने चाहिए। तभी क्या होगा, इनका चार्ज क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा, और दोनों ही कंपार्टमेंट की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो सेम पर मिनट में सेम आयंस कब पहुंच सकते हैं दोनों कंपार्टमेंट में, जब दोनों की मोबिलिटी क्या हो, सेम हो। ठीक है ना। अगर दोनों की मोबिलिटी सेम होगी, अगर दोनों की मोबिलिटी सेम होगी तो सेम टाइम ऑफ इंटरवल में दोनों ही कंपार्टमेंट में क्या होंगे, ऑपोजिटली चार्ज आयन पहुंचेंगे, और दोनों ही कंपार्टमेंट की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। इसलिए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या होते हैं, इनकी मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं, उनकी साइज सेम लेते हैं। ठीक है, दोनों ही केटाइन और एनाइन की साइज क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। तो उसकी वजह से भी क्या होती है, इनकी मोबिलिटी सेम हो जाती है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स थे प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के। तो चलिए स्टूडेंट, आज हमने ये सीखा एक गैल्वेनिक सेल की वर्किंग, और गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन होती है, सेल रिएक्शन जो होती है, कंप्लीट सेल रिएक्शन, उस सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, उसे हम कैसे काउंट करते हैं, ये सब सीखा। उसके बाद हमने ये सीखा कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, और सॉल्ट ब्रिज के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। देन लास्ट में हमने ये चेक किया कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ही क्यों लिए जाते हैं, और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, हमने वो भी चेक कर लिया। चलिए स्टूडेंट, तो ये अभी आप नोट कर लीजिए। फिर एक लास्ट, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक और है, वो मैं कवर करा देता हूं। चलिए ये आप नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आज का लास्ट टॉपिक देखेंगे आज के लेक्चर का, और टॉपिक है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑन एक्सटर्नल बैटरी ऑन गैल्वेनिक सेल। ओके, एक एक्सटर्नल बैटरी का गैल्वेनिक सेल पर क्या इफेक्ट हो सकता है। ऐसे तो ये कोई टीचर बताता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी में है, और आपका जानना, आपका हक बनता है आपका हर टॉपिक के ऊपर जानना। ठीक है, तो देखिए मैं आपको समझाता हूं कि एक्सटर्नल बैटरी का गैल्वेनिक सेल पे क्या इफेक्ट होगा। तो टॉपिक लिखिए, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल बैटरी ऑन गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल, या फिर आप इसे ब्रैकेट लिख दीजिए। ठीक है, गैल्वेनिक सेल के ऊपर एक्सटर्नल बैटरी का क्या इफेक्ट है। तो देखिए बेटा, मैं एक गैल्वेनिक सेल बना देता हूं आपके लिए। चलिए, तो जानते हैं अब एक्सटर्नल बैटरी का क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए, ये आपका मेटल रोड है, जिंक, जिसे आप एनोड भी बोलते हो, और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपकी मेटल की रोड है कैथोड, कॉपर की, ठीक है, जिसे आप कैथोड बोलते हो,
और इस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यहां पर आपने पोटेंशियल मीटर लगाया है जो यहां पर दोनों ही इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है। इन दोनों ही इलेक्ट्रोड के जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आती है वो समथिंग आती है 1.1 वोल्ट के। ओके, इसे आप सेल का ईएमएफ भी बोल सकते हो। ठीक है, सेल का ईएमएफ भी बोल सकते हो। अभी और आगे हम सीखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में और भी कि क्या है ई सेल और ईएमएफ। अभी बस इतना याद रखिए कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 1.1 वोल्ट। ठीक है, मेजर करने पे कितना आया, 1.1 वोल्ट। अब क्या कर रहा हूं, मुझे ये देखना है कि एक्सटर्नल बैटरी का इफेक्ट क्या होगा गैल्वेनिक सेल पे। तो मैं एक एक्सटर्नल बैटरी लगा रहा हूं यहां पर। चलिए, ये एक्सटर्नल बैटरी लगा ली। यहां पर हमने पॉजिटिव टर्मिनल को इस इलेक्ट्रोड के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है और इस बैटरी के, एक्सटर्नल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को इस इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है। ठीक है, मतलब इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है। अब देखिए स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, हमारा ईएमएफ है जो गैल्वेनिक सेल का है वो कितना है, 1.1 वोल्ट। एक्सटर्नल बैटरी के थ्रू हम क्या देंगे, हम धीरे धीरे वोल्टेज देंगे। धीरे धीरे हम वोल्टेज क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे उसके थ्रू हम समझते जाएंगे कि वोल्टेज इंक्रीज करने पर एक्सटर्नल बैटरी का जो वोल्टेज हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो उससे इस गैल्वेनिक सेल की वर्किंग पे क्या इफेक्ट होगा। तो यहां पर लिख लीजिए हम क्या कर रहे हैं, इस ई एक्सटर्नल को लिख लीजिए, इसे ई एक्सटर्नल बोल दीजिए। और क्या हो रहा है यहां पर, द वोल्टेज इंक्रीजेज स्लोली। ओके, हम वोल्टेज क्या कर रहे हैं यहां पर, स्लोली स्लोली इंक्रीज करेंगे और फिर हम यहां पर चेक करेंगे कि गैल्वेनिक सेल पे क्या इफेक्ट होगा। तो देखो स्टार्टिंग में मान लीजिए कि ई एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल बैटरी का जो सोर्स है, ठीक है, जो एक्सटर्नल बैटरी आपकी वो दे रहा है 0.5 वोल्टेज। कितना दे रहा है, 0.5 वोल्टेज। बताओ अगर एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज 0.5 है और गैल्वेनिक सेल के यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1.1 वोल्ट है, तो बताओ दोनों में से हाई वोल्टेज कहां पर प्रेजेंट है, यहां पर है 0.5, यहां पर है 1.1, कहां पर आई है, यहां पर। तो ये डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट करेगा। मतलब क्या हुआ कि आपका जो सेल है अभी एज अ गैल्वेनिक सेल के जैसे बिहेव करेगा, उसकी तरह ही वर्क करेगा। जैसे कि अगर ये डोमिनेट कर रहा है इंटरनल वोल्टेज, मतलब कि ये टर्मिनल जो जिंक है, एनोड है, वो अभी भी नेगेटिव है और कॉपर जो कैथोड है वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब क्या क्या मैंने वोल्टेज और बढ़ाया, मैं 0.5 से लेके गया 0.7 तक। बताओ अब भी जो 0.7 है एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज वो 1.1 से ज्यादा है या कम है, कम ही है ना। 1.1 के कंपेरेटिव वो तो लेसर है। मतलब कि अभी भी कौन सा वोल्टेज डोमिनेट कर रहा है, गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज डोमिनेट कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, अब मैं इसको बढ़ाकर लेके गया, धीरे धीरे बढ़ाकर लेके गया मैं 1.1 वोल्ट पे। कहां पर लेके गया, ई एक्सटर्नल लेके गया मैं 1.1 वोल्ट पे लेके गया। अगर ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट है और ई इंटरनल, जो इंटरनल अपना गैल्वेनिक सेल का जो वोल्टेज है वो भी कितना है, 1.1 वोल्ट है, तो दोनों ही वोल्टेज क्या हो चुके हैं, देखो सेम हो चुके हैं ना। अब क्या होगा, अब ध्यान से सुना, ये जो वोल्टेज है ना, इसे, इसका जो 1.1 वोल्ट है इसे आप पॉजिटिव मान लो और इसका 1.1 वोल्टेज क्या मान लो, नेगेटिव मान लो। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर इस जिंक का नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, जिंक यहां पर क्या है, नेगेटिव, और यहां पर सेल का कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो एक को मान लो पॉजिटिव और दूसरे के वोल्टेज क्या मान लो, नेगेटिव। तो दोनों ही वोल्टेज क्या है, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। तो इस वजह से क्या होगा, आपका सेल वर्क नहीं करेगा। क्यों वर्क नहीं करेगा, तो सुनना, जब 1.1 वोल्टेज था, जब 1.1 वोल्टेज था तब क्या हो रहा था, यहां से दो इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहे थे, ये ट्रांसफर हो रहे थे। क्या हो रहे थे, दो इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होते हैं। अब क्या होगा, अब हमने एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज 1.1 वोल्ट लेकर आए हैं और इसका वोल्टेज इंटरनल जो गैल्वेनिक सेल के वोल्टेज का क्या है, अपोजिट है। अपोजिट होने क्यों है, क्योंकि देखो ना, आप यहां पर टर्मिनल जस्ट अपोजिट है, यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर नेगेटिव है, और यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर नेगेटिव। तो टर्मिनल जस्ट अपोजिट है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो रहे थे उतने ही इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, सेल इधर से वापस रिवर्स ट्रांसफर करा लेगा। क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसफर करा लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिवर्स ट्रांसफर होने की वजह से क्या होगा, वापस
जो 2 इलेक्ट्रॉन पहले इधर जा रहे थे वही 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, एक्सटर्नल बैटरी क्या किए, रिवर्स ट्रांसफर करा लिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन दिए उतने ही वापस मिल गए। क्या कोई इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा ट्रांसफर हुआ? जितने दिए उतने वापस मिल गए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा तो मुझे बताओ क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी तो बताओ आपका सेल वर्क करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसलिए कह रहा हूं मैं कि अगर ई एक्सटर्नल जो है वो और गैल्वेनिक सेल का जो वोल्टेज है वो अगर हमने इक्वल कर दिया तो आपका सेल वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अब रिवर्स ट्रांसफर हो चुके हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हुई है और सेल वर्क नहीं करेगा। क्लियर है एक बात? अब देखो, ये तो हमने देख लिया कि ई एक्सटर्नल जब 1.1 वोल्ट था, 1.1 वोल्ट से लेसर था, तब तो सेल एज अ गैल्वेनिक सेल की जैसे वर्क कर रहा था। जब ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट के इक्वल हो चुका है तो सेल ने वर्क करना बंद कर दिया। अब हम देखते हैं कि ई एक्सटर्नल जब 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा। तो देखो, ई एक्सटर्नल को बढ़ाते बढ़ाते मैं ले गया, मान लीजिए 2 वोल्ट पे। कितना ले गया मैं? 2 वोल्ट पे ले गया। अगर ई एक्सटर्नल 2 वोल्ट पे चला गया है, अब देखो ये है 2 वोल्ट, ये है 1.1 वोल्ट, बताओ दोनों में से डोमिनेट कौन करेगा? एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज। अगर एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज अब डोमिनेट करेगा तो जो सेल की वर्किंग है वो किस पे डिपेंड करेगी? एक्सटर्नल बैटरी के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर सेल की वर्किंग अब एक्सटर्नल बैटरी पे डिपेंड कर रही है तो मुझे बताओ सेल का ये टर्मिनल क्या है? पॉजिटिव। अगर सेल का ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो इस मेटल की रोड का ये भी क्या होगा? टर्मिनल पॉजिटिव होगा। यहां पर कौन सी पोलैरिटी क्रिएट होगी? पॉजिटिव। और इस सेल का ये टर्मिनल क्या है? नेगेटिव। तो अब ये जो कॉपर था उस पर भी कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ध्यान से देखना, ई एक्सटर्नल हाई वोल्टेज हो चुका है गैल्वेनिक सेल के वोल्टेज के कंपैरेटिव, तो इसका वोल्टेज डोमिनेट कर गया। अगर एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज डोमिनेट कर गया तो इलेक्ट्रोड के जो टर्मिनल है उनका जो चार्ज है वो भी किस पे डिपेंड करेगा? एक्सटर्नल बैटरी पे डिपेंड करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहां पर भी कौन सा पोलैरिटी होगी? पॉजिटिव। यहां पर ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो यहां पर भी कौन सी पोलैरिटी क्रिएट होगी? नेगेटिव। आप ध्यान से देखिए, जो पहले नेगेटिव था वो अब क्या हो चुका है? पॉजिटिव। और जो पहले पॉजिटिव था वो अब क्या हो चुका है? नेगेटिव। पोलैरिटी क्या हो चुकी है? यहां पर रिवर्स हो चुकी है। पोलैरिटी क्या हो चुकी है? रिवर्स। आपका एनोड पॉजिटिव हो चुका है और आपका कैथोड नेगेटिव हो चुका है। बताओ कौन सा सेल है जहां पर एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होता है? याद करो, रिवाइज करो लास्ट लेक्चर को। हमने गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिफरेंस पढ़ा था और वहां पर मैंने बोला था कि एनोड गैल्वेनिक के अंदर नेगेटिव होता है तो एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो बताओ ये क्या है? यहां पर एनोड क्या है? पॉजिटिव हो चुका ना। अगर यहां पर एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है मतलब कि आपका गैल्वेनिक सेल अब क्या बन चुका है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जैसे वर्क कर रहा है। बात समझ में आ रही क्या? एनोड क्या हो चुका है? पॉजिटिव और कैथोड क्या हो चुका है? नेगेटिव। मतलब कि गैल्वेनिक सेल क्या हो चुका है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या हो चुका है? कन्वर्ट हो चुका है। इसकी अब वर्किंग किस तरह से होगी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अकॉर्डिंग होगी। तो ये बहुत 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 बड़ी बात है कि एक्सटर्नल बैटरी का गैल्वेनिक सेल पे क्या इफेक्ट होता है। तो वो क्या करता है? वो उनकी सेल की पोलैरिटी को रिवर्स कर देता है। अगर पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी तो सेल की वर्किंग भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। जो सेल पहले गैल्वेनिक सेल की जैसे वर्क करता था वो कैसे वर्क करेगा? एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जैसे वर्क करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए टॉपिक कि एक एक्सटर्नल बैटरी का गैल्वेनिक सेल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है और आप एक गैल्वेनिक सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो वो भी अभी हमने देख लिया। जब वोल्टेज एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज इंटरनल वोल्टेज के कंपैरेटिव अगर ज्यादा होगा तो एक गैल्वेनिक सेल कैसे वर्क करेगा? एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो ये था टॉपिक, ये आप एक बार नोट कर लीजिए। फिर मैं इन तीनों पॉइंट को ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूं आपके सामने। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं तीनों केस को। फर्स्ट केस क्या है आपके पास? जब ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से क्या हो जाएगा? क्या होगा? लेसर होगा। तब क्या होगा? अगर ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से लेसर है तो सेल कैसे वर्क करेगा? एज अ गैल्वेनिक सेल की जैसे वर्क करेगा। देन द सेल वर्क एज अ गैल्वेनिक सेल। ओके, नाउ
फिर क्या होगा, अगर सेल गैल्वेनिक सेल के जैसे वर्क कर रहा है तो रिएक्शन एज इट इज होगी। जिंक क्या होगा, डिसोल्व हो रहा होगा एनोड पर, और कॉपर क्या हो रहा होगा, कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा होगा। ठीक है, फिर जब E एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट के क्या हो चुका है, इक्वल, तब क्या होगा, देन द सेल रिएक्शन विल बी स्टॉप। जब एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज एंड गैल्वेनिक सेल का जो वोल्टेज है अगर इक्वल हो गया तो क्या होगा, वहां पर जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे एनोड से कैथोड, उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल बैटरी क्या करेगी, कैथोड से एनोड पर ट्रांसफर करा देगी, जिसकी वजह से आपकी सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, और आपकी रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कोई भी करंट जनरेट नहीं होगी। फिर अगर एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज 1.1 वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, तो जब अगर एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज डोमिनेट कर जाता है तो पोलैरिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो पोलैरिटी विल बी रिवर्स एंड सेल रिएक्शन विल आल्सो बी रिवर्स। ओके, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, सेल रिएक्शन विल आल्सो बी रिवर्स। एंड और क्या सकता है, जो सेल है वो कैसे वर्क करेगा, एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जैसे वर्क करेगा। अब समझिए एक बात, यहां पर जो मैंने लिखा ना सेल रिएक्शन विल बी रिवर्स, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन पर। ठीक है, तो कुछ टर्म एंड कंडीशन अप्लाई की जाती है तभी ये चीज हो सकती है, मतलब हर जगह हो रिवर्स रिएक्शन ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ हो भी सकती है। तो इसके ऊपर अभी हमने टॉपिक्स कवर नहीं किए, कुछ टॉपिक हमारे ड्यू है, जब हम वो कवर कर लेंगे तब मैं ये चीज भी सिखा दूंगा कि मैंने यहां पर ये लाइन क्यों लिखी है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक और आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।